पहला सवाल जो एचआर ने मुझसे पूछा वो ये बोला कि देखो तुम्हें कपड़े छोटे पहनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। कि पापा ने जब मुझसे पूछा कि अच्छा करना क्या है, करेगी क्या, मास कॉम में होता क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ तो कर ही लूंगी। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से नहीं पढ़ा है उन्होंने स्कूलिंग नहीं की है। आप कोटद्वारियों को पहचान सकते हो कि अच्छा ये कोटद्वारी होगा, ये बिल्कुल एक ही टाइप का है, थोड़ा बिजनौरी, थोड़ा पौड़ी सब। हाँ मतलब वो कभी कभी ये बोलते हैं कि क्या कर रही है तू बल। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कि मास कॉम क्या होता है, लेकिन मैं नाचती गाती अच्छा हूँ, मैं डिबेट भी अच्छा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ इसके लिए। मैंने आप ही के चैनल में मीनाक्षी कटवाल जी को भी देखा था, और उन्होंने भी इतने मतलब चलते चलते करियर को उन्होंने छोड़ के और वो डिजिटल में आ गई थी। आप पहले इंसान थे जिनको मैंने ये बताया था कि मेरा डॉयचे वेले में हो गया है। मेरे को कोई ये बोले कि आप बहुत सुंदर लगती है टीवी पे, तो मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता है। मेरे को ये लगता है कि अच्छा, मैं अपने बारे में सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं लगती हूँ। अच्छा, ये जो पूरी बहुत। जर्नी रही श्रेया बहुगुणा, कोटद्वार से आप दिल्ली, दिल्ली से जर्मनी, जर्मनी से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, ये जरा डिटेल समझाइए कैसे हुआ, मतलब क्या कोटद्वार से कहाँ, दिल्ली, दिल्ली से कहाँ, क्या पूरी यात्रा जरा समझाइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं कोटद्वार से हूँ, और आपने, मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों ने मेरे बारे में कोई एक पता नहीं किसने कुछ तो लिखा है, और उसमें लिखा है कि मैं नागपुर से हूँ। तो बेसिकली मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं कोटद्वार से ही हूँ। और कई लोग क्योंकि मुझसे आके पूछते हैं कि अच्छा हमने तो पढ़ा कि आप नागपुर से हो, आपने नागपुर से पढ़ाई की है। तो नहीं, मैं नागपुर से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली नागपुर कभी गई नहीं हूँ, मतलब महाराष्ट्र गई हूँ, पर महाराष्ट्र में नागपुर नहीं गई हूँ। तो मैं कोटद्वार से हूँ, और 12th में मतलब मैं साइंस साइड की हूँ, क्योंकि हम सब साइंस साइड के ही होते हैं 12th तक। तो मतलब मैं साइंस साइड से हूँ, और मतलब मैंने अब हमारे यहाँ उस वक्त AI ट्रिपल ई होता था, मैंने इंजीनियरिंग का ये फॉर्म होता था, तो इंजीनियरिंग की परीक्षा होती थी। तो वो मैंने दी, और मैंने फिर अपने पापा से कहा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं उसमें तो बहुत ही खराब होंगी, तो इंजीनियरिंग तो मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है। तो मैंने ऐसी अमर उजाला था, और अमर उजाला में मुझे लगता है अभी भी वो आता है जिसमें वो करियर को लेकर आपको एडवाइस दी जाती है, या करियर के बहुत सारे वो कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो उसमें था कि मास कॉम है, तो मैंने कहा नहीं मुझे मास कॉम करना है। तो उन्होंने कहा होता क्या है मास कॉम, मुझे कन्विंस तो कर कि मास कॉम में अगर जाएगी तो करेगी क्या। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कि मास कॉम क्या होता है, लेकिन मैं नाचती गाती अच्छा हूँ, मैं डिबेट भी अच्छा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ इसके लिए, मैं इसी में ही चली जाती हूँ। कोई आइडिया नहीं है, मतलब क्या होगा, मैं 16-17 साल के बच्चों को क्या ही आइडिया होता है। तो मैंने कहा मैं कर लूंगी, मतलब ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कर ले, और क्या, तेरी जिद है तो हम कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में गई, और जब आप दिल्ली आते हो, और दिल्ली में आपने वो आप किसी छोटे से कॉलेज में पढ़ते हो, तब आपको लगता है कि ओहो हो दुनिया तो बड़ी, बहुत ही बड़ी है, अब यहाँ पर क्या होगा। फिर मैंने जब अपने ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आई, तो कुछ कुछ इंटर्नशिप्स की, और फिर मैंने IMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसके लिए तैयारी की। 3 महीने मैंने उसके लिए तैयारी की, और मतलब ऊपर वाले की कृपा से और मेरे पापा के हिसाब से धारी माँ की कृपा से मेरा वहां पर हो गया। और मैंने वहां पर मतलब अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया था एंट्रेंस एग्जाम में। तो मुझे 7,500 रुपए, या मुझे याद नहीं कि कितना मिला था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप के पैसे भी मिले थे। तो IMC हुआ, और उसके बाद फिर ABP न्यूज है, वहां पर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। और फिर 7 साढ़े 7 साल तक मैंने वहां पर मतलब काम किया, एज अ रिपोर्टर बेसिकली काम किया। शुरुआत मैंने क्राइम रिपोर्टर से की, वो स्टिंट बहुत कम था, 1-1.5 साल का था। फिर एजुकेशन किया, और उसके बाद 2015 के आसपास में मैं बिहार गई, बिहार इलेक्शंस के लिए। एंड इट चेंज्ड माय लाइफ, मतलब कि उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा अब आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है। तो जो लोग भी मास कॉम में आते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जो आपको एक्चुअली में करना होता है, वो आपको जब आप काम पे आते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा अच्छा इतनी पढ़ाई भी करनी होती है। क्योंकि सर आप तो मुझसे बहुत ही पहले से हैं, मतलब मीडिया में, आपको भी पता होगा कि पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ये लोगों को बहुत ही लेट समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि मेरे उसमें भी यही था कि जब मैं IMC आई, वो मेरे लिए बहुत गेम चेंजर था, कि मुझे लगा अच्छा अच्छा पढ़ाई भी करनी होती है, अच्छा ये किताबें भी पढ़नी होती हैं, अच्छा इसके बारे में भी पढ़ना होता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो फिर वहां से वो चीजें शुरू हुई। लेकिन 2019 के आते आते टीवी से मेरा थोड़ा सा मन भर गया था, मुझे लगा कि नहीं डिजिटल जो है वो कुछ है, मतलब उसमें मतलब मजा आएगा। तो इसलिए फिर मैं 2020 में इंडिया टुडे में एक न्यूज तक है, फिर मैं पूरी तरीके से वहां पर चली गई, और मेरे को कंटेंट क्रिएशन में बड़ा मजा आने लगा। तो ये था कोटद्वार से सब। वाया दिल्ली सीधे लंदन कैसे पहुंच गई, बताइए श्रेया। मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो है ना वो 2019 की एक कहानी से छुपी हुई है।
तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2019 में मैं एंकरिंग ही कर रही थी एबीपी में, और वहां पर किसी रैंडम आदमी ने मुझसे पूछा कि और तुम क्या मतलब एंकरिंग में क्या क्या होता है। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, और हम दोनों जब हमारा पहला कॉन्वर्जेशन जो एंकरिंग को लेकर हुआ वो ये हुआ कि टीवी न्यूज की एंकरिंग को लेकर। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम डिजाइनर कपड़े पहनते होंगे ना, और तुम लोग मेकअप करते होंगे ना। और मैं भी उससे सिर्फ मेकअप और डिजाइनर कपड़ों के बारे में, और हम लोग स्क्रीन पे कितने अच्छे लगते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जब मैं घर आई तो मैंने रियलाइज किया कि हम न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम ये नहीं बात कर रहे थे कि क्या मैं दुनिया बदल सकती हूँ, क्या मैं पत्रकारिता से दुनिया बदल सकते हैं, और ये सब चीजें। और मतलब हमारी जो पूरा डिस्कशन था वो बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर का था। तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो नहीं चलेगा, मतलब ऐसे में तो ना मेरा कुछ होगा, और ना मतलब जो मैंने सोचा है वो तो नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने डॉयचे वेले, जर्मनी में जर्मन ब्रॉडकास्टर है, जैसे हमारा दूरदर्शन होता है, बिल्कुल वैसी डॉयचे वेले है। तो मैंने वहां के लिए अप्लाई किया था, और रैंडमली उनका कॉल आ गया कि ठीक है, आप 3 महीने के लिए हमारे पास आइए और डिजिटल सीखिए कि डिजिटल मीडिया कैसे काम करता है। तो बस मैंने लपक लिया, और मैंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब चलो अब चलते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2019-20 में मैं वहां पर रही, और उसके बाद फिर मैं जब वापस आई तो फिर मैं पूरी तरीके से डिजिटल हो गई। और उसके बाद जब मौका आया लंदन आने का, तो फिर मैं लंदन आ गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आया, और वेव्स में चला, और वेव्स में वो लंदन आके मेरी वेव्स जो है अभी फिलहाल लंदन में है। अच्छा ये बताइए कि आप तो जो है भारत में टीवी न्यूज़ का चेहरा रही हैं, और लंदन में क्या कर रही है? मतलब लंदन के नाम से तो आम भारतीयों को जो याद आता है वो बीबीसी लंदन याद आता है। तो श्रेया हाँ। बहुगुणा लंदन में क्या कर रही है? श्रेया बहुगुणा लंदन में मैंने अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्वाइन किया है, जो कि लोगों के लिए रिकॉर्ड्स बनवाते, जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उनका सपना होता है कि चाहे वो सिंगिंग हो, पुशअप्स हो, और दुनिया में जो रैंडम चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे ट्रेलर टेलर स्विफ्ट से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाते हैं, दुनिया की मुझे लगता है पहली कंपनी है जो कि इन रिकॉर्ड्स को अपने खाते में रखती है, फैक्ट चेकर टाइप का भी है वो। तो मैं अभी फिलहाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ काम कर रही हूँ, और हाँ, मजे आ रहे हैं लंदन में। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ग्रीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हम तो बचपन में ना जी की किताबों में बहुत रटा था, बहुत पढ़ा था ग्रीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो वहाँ तो आप काम कर हाँ। रही हैं। ये बताइए, हाँ। मतलब किस तरह का काम होता है? मतलब हम तो जो दर्शक के तौर पे देख रहे हैं या आम व्यूअर जो है ये जानता है कि बस वहाँ पे रिकॉर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप लोगों का, श्रेया हम्म। बोगड़ा जो एंकर रही है, जो रिपोर्टर रही है, उनका क्या काम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? इसके इस मैं ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में दो चीजें बोलूंगी। पहला तो उनके वर्क कल्चर के बारे में भी मैं एक अपने अपने दर्शकों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो लोग इंडियन मीडिया में या इंडियन कंपनीज में या इंडिया में एमएनसीज में काम करते हैं, पहले मैं उनको एक शॉकर दे देती हूँ कि यहाँ पर जब समर्स आती हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर का टाइम होता है, तो उसमें सारे एम्प्लॉयज को फ्राइडे को 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। चाहे वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, फ्राइडे को 1 बजे आपको निकल जाना है ऑफिस से। और हाँ, ऑफिस भी नहीं आते, सिर्फ 2 दिन ऑफिस आना है। अगर आपके घर में इमरजेंसी है, आपको अपने देश में जाके काम करना है, कि आप चाहते हो कि 5 हफ्ता 6 हफ्ते में अपने घर पे रहूं, तो आप वहां जाके भी काम कर सकते हो। और उसके ऊपर से मई से लेकर अगस्त सितंबर तक हम सिर्फ 1 बजे तक फ्राइडे को काम करते हैं। तो पहला तो वर्क कल्चर ये है। दूसरा, वर्क कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को लेकर बात होती है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मुझे जो बहुत ही शॉकर था और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो था माइक्रो एग्रेशन को लेकर यहाँ बहुत बात होती है। लो हमारे मुझे लगता है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए अगर आप लोगों को माइक्रो एग्रेशन के बारे में पता है। तो माइक्रो एग्रेशन के यहाँ पर बात होती है, एचआर आपको स्पेशली बोलता है अगर आप न्यू एम्प्लॉइज है, कि आपको किसी को देखकर भी ऐसा लगे कि वो आपसे बात करते करते ऊंची आवाज में पहुंच गया है, तो आप इसकी भी शिकायत कीजिए। ये भी माइक्रो एग्रेशन है, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकता है, इसलिए आप प्लीज इसके बारे में भी बात कीजिए कि माइक्रो एग्रेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप और मैं बात कर रहे हैं, और आप बोले कि मैं इसका सपोर्टर हूँ, और मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं, आप तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और मैंने अगर अपनी आवाज अपनी पिच भी बढ़ाई है, तो ये भी माइक्रो एग्रेशन है, कि मैं आपको दबा रही हूँ, मैं आपको पैट्रोनाइज कर रही हूँ। तो ये भी वहां पर बहुत मतलब इसको लेकर भी बहुत बात होती है कि नहीं नहीं, माइक्रो एग्रेशन भी होना चाहिए। तो ये मुझे मतलब बहुत शॉकर है, और मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टी रेशियल कम्युनिटी के साथ आप डील कर रहे होते हैं, आप उनके कल्चर को जान रहे होते हैं, उनके देश के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात जो आपने कहा कि मैं क्या काम करती हूँ, बेसिकली जब हम पत्रकारिता कर रहे होते हैं या फिर जब हम पत्रकारिता में है, तो एसेंशियल जो मुझे लगती है वो चीजें वो होती है, आप पढ़ते हैं,
आप रिसर्च करते हैं और आप आइडियाज को क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं बेसिकली एग्जैक्टली यही काम करती हूँ। हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो चाहती हैं कि हम किसी फील्ड में आइडियाज बनाएं, हम रिकॉर्ड बनाएं, और मैं उनकी मार्केट को रिसर्च करती हूँ और फिर उनको आइडियाज दे सकती हूँ कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन से आइडियाज जो होंगे, कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। तो मैं उसके लिए काम करती हूँ। तो लेकिन ये है कि काम से ज्यादा वर्क कल्चर जो है उसको लेकर मुझे बड़ा मजेदार है कि ये सब चीजें देखना कि कितनी छोटी छोटी स्तर पर कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी आप बात कर सकते हो, आप बात करते भी हो। श्रेया, मैं तो सुन के बड़ा हैरान हूँ। और अब मतलब फ्राइडे को लोगों को, कर्मचारियों को घर भेज देते हैं 1 बजे बाद। ऐसा मतलब हम तो जेलस हैं, मतलब हम लोग तो बड़ा जो है ताज्जुब कर रहे हैं। ऐसा वर्क कल्चर तो मतलब इंसान की इतनी कीमत और जीवन की इतनी अहमियत है, तो ये बड़ी बात है। तो श्रेय, अपने घर गांव के बारे में कुछ बताइए। मतलब कख कक्ष गांव घर को घर में कुछ हम सब लोग, थोड़ा गांव कहाँ पड़ता है, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं घर में, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ। थोड़ा सा स्कूलिंग वगैरह तो एक शुरू से थोड़ा बताइए मुझे। मैं मतलब हमारा जो गांव है, मेरा ननिहाल और मेरा जो गांव है वो दोनों ही पौड़ी के पास में पड़ता है। जो मेरा ननिहाल है वो ज्वालपा देवी और पौड़ी के बिल्कुल बीच में पड़ता है, आली उसका नाम है। और जो मेरा गांव है, मतलब जो मेरे दादी का गांव है, वो पौड़ी और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, और दोनों 11-11 किलोमीटर दूर है पौड़ी से। मतलब जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। और मेरे गांव का नाम धनक है। लेकिन जो मैं अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ अगर किसी गांव से, जो मैंने गांव गांव देखा है, वो मैंने अपने ननिहाल से किया है, और वो आली है मेरे ननिहाल का नाम। और क्योंकि हम हर छुट्टियों में जाना, और मतलब वही गांव में पिल्लू में वो जो आप रड़कते हो ना नीचे, वो फिसलते हो, पिल्लू में जब फिसलते हो, और वो सब कुछ करना है, वो जितनी बदतमीजियां होती हैं और वो सब कुछ जो डांट खानी होती है, वो सब मैंने अपने ननिहाल में किया है। बात में अपने ननिहाल की बात करूं, मेरे दादी के गांव की बात करूं, धनक की, तो उसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मेरी सास जी का मायका है और मेरा जो मायका है, मतलब धनक जो है, वो आपस में 100 मीटर की दूरी पे है। तो हम दोनों सास बौरी जो है वो लगभग एक ही गांव से आती है। अच्छा। कमंद उनका है, वो कमंद से है और मैं धनक से हूँ। तो हाँ, तो ये है। तो ये है, और मतलब मेरी जो पूरी पढ़ाई है, जब मैं सवा सवा साल की, 1.25 साल की थी, तो मम्मी पापा जो है, पापा का ट्रांसफर कोटद्वार हो गया था। तो तब से मेरी स्कूलिंग जितनी भी है वो सरस्वती शिशु मंदिर और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जीजीआईसी से हुई थी। और वहीं से मैंने पढ़ाई की है। लेकिन जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूलिंग का बेस्ट पार्ट क्या है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से नहीं पढ़ा है, उन्होंने स्कूलिंग नहीं की है। उन्होंने ये स्कूलिंग की ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ कि उन्होंने स्कूलिंग किया है, क्योंकि क्लास मिस करना, क्लास मन कर रहा है तो चले जाओ, नहीं मन कर रहा है तो मत जाओ, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म करना, सब फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। तो मतलब वो मतलब कोटद्वार का अपना एक वो है। और मुझे लगता है कि मैं जो अपना मतलब जुड़ाव महसूस करती हूँ, जो मतलब जो मेरी पूरी पर्सनैलिटी है, वो सब कोटद्वार की है। मतलब आप जितने कोटद्वार के लोगों को देखोगे, सब एक जैसे होते हैं। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोटद्वारियों को पहचान सकते हो कि अच्छा ये कोटद्वारी होगा, ये बिल्कुल एक ही टाइप का है। थोड़ा बिजनौरी, थोड़ा पौड़ी, सब मिक्सचर होता है। हाँ तो हाँ हाँ। ये है कि न हाँ, तो इधर के न मतलब उधर बहुत के बीच के कुछ टाइप का। हाँ, मतलब वो कभी कभी ये बोलते हैं कि क्या कर रही है तू, बल। तो उसमें थोड़ा बल भी आता है और थोड़ा क्या कर रही है भी आता है। तो अच्छा अच्छा। तो सब कुछ होता है उसमें। और हाँ, तो मतलब मैं कोटद्वार से हूँ। उसके बाद 2008 में मैं दिल्ली आ गई थी, और फिर दिल्ली में ही सब कुछ पढ़ाई भी की, नौकरी भी की, और 2022 में मैंने दिल्ली को पता नहीं कब तक तो के लिए ये टाटा बाय बाय बोल दिया था, बट हाँ। तो मीडिया में जो आने का शौक था, वो मतलब एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट है, मतलब श्रेया बगड़ा कैसे हाँ कह हाँ, सकते हैं। मेरे तो पूरे खानदान में कोई भी दूर दूर तक नहीं था। और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसे ही होता है। मुझे लगता है आपके घर में भी कोई नहीं रहा होगा जिसका मीडिया से कोई दूर दूर तक वो रहा होगा। हम सब, मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल होते हैं। कुछ प्रेरणा होती है, कुछ ये होता है कि चलो अपने किताब पढ़ी है, कोई आपको अच्छा लगता है, और वो होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि प्रभाष डबराल जो है, वो इतने बड़े मीडिया में जाने माने पत्रकार रहे हैं। वो कोटद्वार से थे, और वो मुझे बहुत ही सालों बाद पता चला था। मतलब शायद 2013-14 में पता चला होगा कि अरे तुम कोटद्वार से हो, प्रभाष डबराल भी कोटद्वार से थे। और मैंने कहा अच्छा, पता नहीं। मुझे नहीं पता, बट हाँ, अच्छा लगता है कि मतलब कोई था जो कोटद्वार से ही था, और मतलब इतनी बड़ी शख्सियत थी।
मतलब पत्रकारिता में। लेकिन वही है कि किसी वजह से कहते नहीं हूँ कि पापा ने जब मुझसे पूछा कि अच्छा करना क्या है, करेगी क्या मास कॉम में, होता क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ तो कर ही लूँगी इसमें। तो ये भी नहीं था कि टीवी पे आना है, ये बिल्कुल नहीं था कि टीवी पे आना है, ये बिल्कुल नहीं था कि मतलब क्या करना है। लेकिन हाँ, ये है कि जब जर्नलिज्म में आए और जब आप पढ़ते हो, आप बहुत सारे लोगों को पढ़ते हो, तो फिर मजा आने लगा था। आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ है, इस मतलब ये कुछ, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, और एटलीस्ट अपनी सोसाइटी में किसी की आवाज तो आप उठा ही सकते हो। और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में अगर बात करूं, तो अंकिता भंडारी का केस एक ऐसा रहा कि जिसको मतलब सब लोगों तक पहुंचाने का काम पहले ही पत्रकारों ने ही किया, चाहे वो वहाँ के लोकल पत्रकार हो, वहाँ के स्ट्रिंगर्स हो, उन्होंने ही किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की आवाज उठा सकते हो। या फिर जोशीमठ की बात करें, कि जोशीमठ की आवाज जो है वो वहाँ के लोकल लोगों ने उठाई, लोकल पत्रकारों ने उठाई, वहाँ के स्ट्रिंगर्स ने उठाई। तो हाँ, ये है कि बड़े पत्रकार कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो छोटे पत्रकार से ही, जो जिनको हम छोटा पत्रकार कहते हैं, वही करते हैं। ये दिस इज व्हाट आई फील। तो नाचने गाने का शौक रखने वाली श्रेया बोगड़ा जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, वहाँ दिमाग के दरवाजे कुछ और खुलते हैं, फिर लगता है कि अरे ये तो बड़ा अलग चीज़ है। फिर आपकी पहली जॉब लगती है टेलीविज़न में, एबीपी न्यूज़ चैनल में। तो श्रेया बोगड़ा की पहली नौकरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो जो आपने आईएमसी में सीखा पढ़ा, और जब आप प्रैक्टिकल उसमें आई मीडिया में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? आईएमसी जो है वो तो डेफिनेटली मतलब कि वो आपके ज्ञान चक्षु भी खोलता है, और आपने जिंदगी में करना क्या है उसको लेकर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी आपको देता है, और आपको बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस भी देता है। लेकिन जो आपकी नौकरी होती है, और मुझे लगता है पहली नौकरी सबके लिए बहुत स्पेशल होती है। आप किसी भी आदमी को पूछेंगे कि उसकी पहली नौकरी क्या थी, उसको हमेशा याद रहेगा, उसको दूसरी तीसरी याद नहीं रहेगा, लेकिन उसको पहली नौकरी बहुत याद रहेगी। और मेरे साथ भी यही था कि मेरी पहली नौकरी और सबसे लंबे समय की अब तक की एबीपी न्यूज ही रही। और मेरे लिए अगर आप बोले तो अच्छी बात ये रही कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस था, वो था जो 16 दिसंबर 2012 की जो घटना हुई थी, निर्भया कांड जो हुआ था, वो मेरा पहला मतलब रिपोर्टिंग असाइनमेंट भी था। और उसने मतलब मुझे लगता है कि आपको मुझे बदलने के लिए बहुत सारे काम किए। मतलब उसने मुझे एक नया प्रोस्पेक्ट दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया। आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से सवाल पूछते हो। आप ये नहीं पूछते हो कि आपको कैसा लग रहा है, आप ये नहीं पूछते हो कि मतलब किस सिचुएशन में कौन से सवाल पूछने चाहिए। ये सब चीजें जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस मतलब मेरी पहली जॉब ने मुझे जरूर सिखाया। और मुझे लगता है पहला असाइनमेंट जो मेरा था निर्भया कांड का, कि जब मैं 2019 में डी डॉइचे वेले गई, तब उन जितने भी दोषी थे उनको फांसी की सजा हुई थी। तो वो मतलब होता है ना कि आपको भी वो क्लोजर मिलता है। वो सिर्फ निर्भया के पेरेंट्स को क्लोजर नहीं मिला था, वो एज अ जो पत्रकार होते हैं उनको भी क्लोजर मिलता है कि अच्छा 2012 में जो मेरा पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट था, उसका जो मुझे क्लोजर मिला वो मुझे 2019-20 में मिला। तो वही होता है कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस होता है, आपको फॉलो अप स्टोरीज होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये मतलब मेरे लिए भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि निर्भया जो मेरा केस मतलब मेरा जो पहला जो मेरा असाइनमेंट था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो एबीपी में रिपोर्टिंग आपने की, आपने एंकरिंग की, और उसके बाद जर्मनी गई। जर्मनी जाने का कैसा हुआ, मतलब जो डाउचे वेले आप जो कह रही हैं, वो क्या था, मतलब वहाँ कैसे गई? अ, जर्मनी जो जैसे मैंने आपको कहा ना कि डॉइचे वेले जो था, वो जब मेरी वो पहला कॉन्वर्सेशन हुआ अपनी एंकरिंग को लेकर, कि जब मुझसे तो दूसरा आदमी भी है, जो तीसरा आदमी भी है, जो मुझे बोलते थे कि यार तुम कैमरे पे बड़ी सुंदर लगती हो। कोई मुझे ये नहीं बोल रहा कि तुम कैमरे पे इंटेलिजेंट लगती हो, या तुम कैमरे पे अच्छी बातें करती हो, या वो किसी के बारे में भी। मुझे लगता है कि सबके साथ बहुत मेरा भी कुछ समय पहले मतलब 2020 में ही एक इंटरव्यू हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी किस चैनल के साथ हुआ था, और वो मुझे एंकरिंग के लिए ही बुला रहे थे। और उन्होंने मुझे पहला सवाल जो एचआर ने मुझसे पूछा, वो ये बोला कि देखो तुम्हें कपड़े छोटे पहनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, क्योंकि हम अपने एंकर्स को स्कर्ट्स और ये सब कुछ पहनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पर लेकिन आप अपने मेल एंकर को तो नहीं बोलते हैं ये कि वो भी अगर स्कॉटलैंड वाला जो स्कॉटलैंड ड्रेस होती है ना, जिसमें स्कॉटलैंड में जो वो बोलते हैं, मैंने कहा वो तो आप नहीं बोलते हैं कि वो भी पहनेंगे। मैंने कहा इवन आई वुड लाइक टू सी हिम इन दैट स्कर्ट। तो मैंने कहा आप तो ये मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप लड़कियों के लिए पहले से ही ये सब चीजें रख देते हो। तो ये सब चीजें जो थी ना, ये मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस थी कि अच्छा मतलब मैं एक लेडी एंकर हूँ और मुझे सुंदर लगना है। मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट ये करते हैं कि ओ माय गॉड श्रेया आप बहुत सुंदर लगते हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल। बट कोई मुझे बोलता ही नहीं था कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और ये कर रही थी। लेकिन क्योंकि
मैं जब रिपोर्टिंग में थी, तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते थे मेरी रिपोर्टिंग को लेकर कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फील्ड रिपोर्टिंग थी इनकी। जब एंकरिंग में आई तो वो सब कुछ लुक्स को लेकर हो गया और मुझे लगता है हर लेडी एंकर मुझसे शायद रिलेट करे कि वो जनरली सब लुक्स पे होता है कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आप सुंदर लगते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मुझे बहुत बड़ा मतलब एक शॉक शॉक दिया और उसी समय मैंने अप्रैल 2019 में मैंने ऐसी इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं कन्वर्सेशन को लेकर मैंने डॉइचे वेले में अप्लाई कर दिया। मुझे लगा अब जर्मनी की कंपनी है, कहाँ ही बुलाएगी, क्या बुलाएगी? और बहुत सारे राउंड्स थे, मतलब 5-6 राउंड्स थे। मतलब पहले रिटन था, फिर आपको एक ऑडियो भेजना है, फिर वीडियो भेजना है, फिर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हो, वो चीज़ें भेजनी थी। तो मैंने वो सब कुछ भेजी और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मुझे ये था कि चलो मैं तो कुछ सीख रही हूँ। अच्छा मुझे ये तो पता चल जाएगा कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आपको जाने के लिए कौन-कौन सी पार करने पड़ते हैं, कौन-कौन से हर्डल्स पार करने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ़ वो दे रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा हुआ था, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, आप पहले इंसान थे जिनको मैंने ये बताया था कि मेरा डॉइचे वेले में हो गया है। तो मेरे पास अभी भी वो मैसेज शायद होगा, तो मतलब मेरा हुआ और मैंने शायद सेकंड भी नहीं लगाया कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी है। सब लोगों ने मुझे मुझे बाद में ही बोला कि यार तूने 3 महीने की एक्सपीरियंस के लिए, 3 महीने की फेलोशिप के लिए तूने मतलब एंकरिंग क्यों छोड़ दी? तो मुझे लगा मैंने अपने शायद मेल में भी यही लिखा था कि कहीं आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। आपको कहीं बढ़ना है, वहाँ से पहले वाले से तो आपको कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड, वो तो तोड़नी पड़ेगी। तो मतलब वही था कि मेरे लिए वो सब चीज़ें छोड़ना, वो मोह छोड़ना, टीवी पत्रकारिता में वो एंकरिंग करना और मतलब लोगों के बीच में वो कनेक्ट करना, वो मेरे लिए छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। और मुझे लगता है कि रिसेंटली मैंने आप ही के चैनल में मीनाक्षी कटवाल जी को भी देखा था और उन्होंने भी इतने मतलब चलते-चलते करियर को उन्होंने छोड़ के और वो डिजिटल में आ गई थी। वो प्राइम टाइम कर रही थी और उसके बाद वो आ गई थी और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत रिलेट करते हैं कि वो उन्होंने क्यों छोड़ा है। क्योंकि वही है कि मैं क्या दे रही हूँ अपने ऑडियंसेस को? मैं क्या दे रही हूँ? क्या मैं सिर्फ़ सुंदर लगना चाहती हूँ या मैं इंटेलिजेंट लगना चाहती हूँ? ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को लेकर बात नहीं करते हैं कि लड़कियों के लिए और स्पेशली वुमेन जो जर्नलिस्ट होती हैं, उनके लिए सुंदर लगना इज़ नॉट प्रायोरिटी मतलब मेरे को कोई ये बोले कि आप बहुत सुंदर लगती हैं टीवी पे, तो मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता है। मेरे को ये लगता है कि अच्छा मैं अपने बारे में सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा क्या मैं पढ़ी-लिखी नहीं लगती हूँ? क्या मैं ये नहीं लगती हूँ कि मैं एक डिबेट कर सकती हूँ या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, अपने आप को प्रूव करना नहीं लेकिन अपने आप को एक अलग तरीके से रीइन्वेंट करना। तो वही है कि जब लोग बोलते हैं कि कहाँ मतलब होता है ना कि अरे तुम कहाँ हो? तुम कहाँ गायब हो? तुम वो नहीं नज़र आ रही हो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं पीस की तरफ आगे बढ़ी हूँ। मुझे टीवी पत्रकारिता से मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो फिर जर्मनी के एक्सपीरियंस ने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और फिर जर्मनी से लौट के आप फिर वापस दिल्ली आए, तो दिल्ली में आपने क्या किया और कितना टाइम तक रही पहले यहाँ मैं पे फिर? हाँ, तो जर्मनी में मैं 3 महीने रही और वहाँ पर क्योंकि जर्मनी में जहाँ पर मैं थी, बॉर्न एक शहर है वहाँ पर अ, ब जर्मनी में कोलोन एक शहर है और कोलोन के पास में एक छोटा-सा शहर है बॉर्न, बहुत ही छोटा है और वहाँ पर जहाँ पर डॉइचे वेले का ऑफ़िस है, बिल्कुल उसी के पास में यूएन का ऑफ़िस भी होता है। और बॉर्न में क्या होता है कि बहुत बहुत ही डिफरेंट-डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे पश्तो है और हिब्रू है या फिर उर्दू डिपार्टमेंट है, सबके अपने डिपार्टमेंट्स हैं और ये सब लोग अलग-अलग देशों से आए हुए हैं और ये एक साथ मिल के काम करते हैं, अलग-अलग चीज़ों पे लेकर काम करते हैं। और मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था कि उस वक़्त इंडिया में कानपुर का कोई स्टूडेंट था या कानपुर में कुछ ऐसा हुआ था कि हम देखेंगे जो जो नज़्म आईआईटी है उसको कानपुर, लेकर आईआईटी आईआईटी कानपुर में हाँ, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस फैज छिड़ गई थी फैज और फैज फैज की फैज़ उसको बिल्कुल, कविता, फैज़ की नज़्म हाँ, हुँ। तो उसको नज्म लेकर एक को बहुत जो है बड़ा उस वो पे छिड़ एक गया था। कमेटी बनी थी। हुँ। हम्म। तो मैं वहाँ पर एक पाकिस्तानी एक स्कॉलर थे और मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने पूरी की पूरी पीएचडी इस चीज़ को लेकर की हुई थी, कि फैज़ को लेकर, उनको लेकर। तो इतना एनरिचिंग मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि कोई ऐसा शख्स जिसने कि फैज़ की नज़्म को लेकर और उनका इसको लेकर क्योंकि उसमें था ना कि अ, उसमें खुदा को लेकर भी बात होती है, उसमें लगता है कि तो फिर लोग कई लोग कहते थे कि फैज़ तो कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने खुदा को लेकर क्यों क्यों बात की और नाम उन्होंने तो रहेगा उन्होंने वो अल्लाह पूरा का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको लेकर जिन्होंने बात की कि नाम रहेगा अल्लाह का को उन्होंने लेकर बात क्यों की? मतलब उन्होंने वो बात क्यों की? तो उन्होंने वो पर्सपेक्टिव समझाया कि वो कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी वो क्यों इस बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत एनरिचिंग थी और मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब सिर्फ़
हिंदी डिपार्टमेंट से नहीं, उर्दू डिपार्टमेंट से, पश्तो डिपार्टमेंट से, फिर वहां पर नाइजीरियंस थे, जो अफ्रीकन जो कंट्रीज थी, उनको उनके अपने क्या मतलब इश्यूज थे, वो जर्मनी क्यों आए हुए थे। तो वो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये पूरे एक्सपीरियंसेस को लेकर जब मैं इंडिया आई, तो उसके बाद मेरे को ये था कि यार मैं अभी 1-2 महीने थोड़ा मतलब आराम करूंगी, देखूंगी क्या करूंगी। तो मेरे पुराने बॉस थे मिलिंद खांडेकर, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आ जाओ तुम, मैं एक चैनल में भी आया हूँ, न्यूज़ तक नाम का चैनल है, तो तुम उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब ये तो मतलब उनके साथ काम करना तो मतलब हम सब के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि चलो सर के साथ काम करने को मिलेगा। तो फिर मैंने वहां पर न्यूज़ तक में काम करना शुरू किया। मेरे लिए उस वक्त, क्योंकि मैं सिर्फ 3 महीने 4 महीने पुरानी डिजिटल में थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया कि तुम्हें जो लगता है तुम करो। तुमको जो लगता है, तुमको लगता है कि ये डिजिटल में काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। तुम अपना टाइम लो, तुम 5 महीने 6 महीने जितना तुम्हें लेना है, तुम डिजिटल को सीखो। तो वो मुझे नई नई वीडियोस भेजते थे कि अच्छा यूट्यूब कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे काम करता है, ट्विटर कैसे काम करता है, सब कुछ मतलब वो समझाते थे। और इन 2-3 सालों में जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, 2022 में मैंने छोड़ दिया, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि गूगल पे एक एक वर्ड ट्रेंड कर रहा था, बॉट फ्लाई। तो बॉट फ्लाई की स्टोरी ये थी कि अमेज़न के जंगलों में वो कीड़ा पाया जाता है, और वो आपके ना शरीर में, जैसे आप कोई पानी पी रहे हो या कुछ पी रहे हो, तो वो नाक से या मुँह से कहीं घुस जाता है। और वो क्या करता है कि धीरे-धीरे आपको खाने लग जाता है, या मतलब आपके दिमाग में भी पहुँच सकता है। तो एक महिला आई थी अमेज़न के जंगलों से, और उसके गर्दन में अचानक से दर्द होने लगा। वो मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में गई, और उसका ऑपरेशन हुआ, और वो बॉट फ्लाई उसकी गर्दन से निकाला गया। तो उसको मतलब यहाँ पर इंडिया में वो पहला केस था। और मैंने देखा कि गूगल पे लोग जानना चाह रहे हैं कि बॉट फ्लाई क्या होता है, क्या हुआ क्या इस औरत के साथ। और मैंने वो स्टोरी की, मैंने थोड़ा मतलब डॉक्टर से बाइट ली कि मतलब अच्छा ठीक है, ये कि बॉट फ्लाई होता क्या है, ये कहीं इंडिया के लोगों के लिए तो परेशानी की बात नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। और आप यकीन करेंगे कि वो सिर्फ 2 ढाई मिनट की स्टोरी मैंने की, और सिर्फ मैंने समझाया कि वो बॉट फ्लाई क्या होता है, और वो 10 मिलियन लोगों ने देखा। तो मुझे लगा कि अरे अच्छा, तो लोग जानना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ लोगों को ये नहीं है कि वो एक्ट्रेस क्या कर रही है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, कौन से यूट्यूबर ने 2 शादियां कर ली या ये कर लिया। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि या स्पेस है, मतलब यूट्यूब पे वो स्पेस है कि जहां पर आप चीजों को बता सके। फिर मैंने बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज की। कोविड के टाइम पे मैंने स्पेशली थोड़ा अपने आप को मेडिकल की तरफ भी मतलब अपने ज्ञान चक्षुओं को खोला कि वैक्सीन क्या होती हैं, इंडिया का वैक्सीन को लेकर क्या रोल है, या फिर वैक्सीन आपको लगानी भी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, कौन से उम्र को लोगों को लगानी चाहिए। और इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च पेपर्स को भी पढ़ा, ये किया वो किया। तो बड़ा मजा आया, मतलब अब डिजिटल को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होता है। और फिर 2022 में फिर लंदन आना हुआ, और फिर मैंने कुछ समय तक यहाँ पे काम भी किया, टीवी के लिए भी मैंने इनफैक्ट काम किया, एबीपी न्यूज के लिए भी काम किया मैंने। यहाँ पर जब जैसे एक्चुअली जब मैं आई थी, तो उसके 1-1.5 महीने में ही जो यहाँ की रानी है उनका इंतकाल हो गया था। तो एलिजाबेथ। तो फिर मैंने या एलिजाबेथ द्वितीय जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको मैंने कवर किया। फिर उसके अगले साल यहाँ प्रिंस चार्ल्स जो है उनका कोरोनेशन हुआ, तो उसको कवर किया। फिर दो तीन चीजें ऐसी कुछ कवर की। लेकिन फिर जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और यहाँ पर भी वही थे, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे डॉइचे वेले में था कि हर्डल्स थे कि मतलब पहले एक रिटन टेस्ट होगा, एक प्री असेसमेंट होगा, रिसर्च होगी, ये होगा। तो मुझे लगा चलो भरने में क्या जाता है। तो मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बोलूंगी कि जब भी कोई ऐसी चीज आए जो आपको लगे कि नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ कहा क्यों ही होगा, उसके बावजूद भी भरो, उसके बावजूद भी करो, मतलब मेहनत अपनी 100% कीजिए। और उसके बाद तो फिर वही है कि मेहनत मेहनत किसी की जाया नहीं जाती है, तो मेरी भी नहीं गई। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि जितने लोगों ने पेपर दिया था, जितने लोगों ने टेस्ट दिया था, उसमें मैं नंबर 1 आई। तो वाह, उनको मेरा तो यार रिसर्च ये तो पेपर बहुत बहुत बड़ी पसंद बात। आया। हम्म। तो नंबर वन जो है, जो कोटद्वार से चल रहा था नंबर वन का सिलसिला, वो दिल्ली से लेते हुए लंदन तक जो है नंबर वन चल रहा है, हाँ। हाँ, मुझे तो खुशी होती सही, है बहुत क्योंकि एक्चुअली मैंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसमें रिसर्च वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे लगा कि एक तो इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज नहीं होती है, सबसे बड़ी बात हाँ तो, हाँ हाँ। मतलब जब आप जीजीआईसी, जिस मैंने आपको मेंशन किया ना कि हम तो जीजीआईसी के बच्चे थे, तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं होती है पहली। और मैंने पत्रकारिता भी बहुत लंबे समय तक हिंदी में की, और उसके बाद वो रिसर्च हाँ पेपर जो इसी था वो इंग्लिश में था। हाँ, या इसी में आ रहा था मैं सवाल पे कि चूंकि हम पहाड़ में एक वंचित समाज होते हैं, मतलब अवसरों की कमी हम्म। हमारे पास होती है, या पता ही नहीं होता कि क्या करना है। एक उम्र गुजर जाती है, आधा उसमें आ जाते हैं, तब लगता है कि अरे कहाँ जाना है।
तो एक पहाड़ की लड़की मतलब श्रेया बोगड़ा की जो जर्नी थी वो कैसे रही, और इस जर्नी ने सिखाया क्या? मतलब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ इस बात को, ताकि जो हमारी पहाड़ की दूसरी लड़कियां हैं जो छोटे शहरों शहरों में, क्या हमारे यहाँ तो क्या नगर हुए, छोटे छोटे नगर हुए, वो कई मतलब दिल्ली के हिसाब से देखे तो मोहल्ले हुए, तो हाँ। वहाँ की लड़कियां इन सपनों को अगर जीना चाहती हैं, वो श्रेया बोगड़ा टाइप स्टाइल में के जो सपने हैं कि आप कोटद्वार से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके जर्मनी, जर्मनी से लेके दिल्ली वापस, फिर लंदन में आप जो है अपने मेधा का झंडा बुलंद कर रही हैं, तो उनको अगर आप एक चीज कहना चाहें कि यार वंचित समाज जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक अवसर जहां नहीं है, जहां पता ही नहीं है एक उम्र तक कि यार करना क्या है, वो अपने मतलब क्या ख्याल रखें, क्या ध्यान रखें, क्या चीजें करें वो? सर मैं ना इसमें कुछ 2-3 चीजें बोलूंगी। एक तो ये कि दूसरा आदमी आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या करना है। ये मतलब मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उनके घर में फादर है या उनके घर में कोई और है जो उनके लिए डिसीजन लेता है। लेकिन मैं ना की बात कर रही हूँ कि जब कोई आपको ये बोले कि यार तू नहीं कर सकती है, तो वो आपको उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि वो तो आपके लिए डिसाइड कर ही नहीं रहा है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। आप अपने लिए डिसाइड करो कि आप क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। कई बार स्टोरी में हम जाते थे, तो मेरा कैमरामैन बोलता था कि अरे नहीं हो पाएगा ये। तो मैं बोलती कि आप डिसाइड मत करो, हम चलते हैं और हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ की फैमिली का, योगी आदित्यनाथ उस दिन चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे लगता है आपको याद होगा। तो मैं उनकी फैमिली का इंटरव्यू करने के लिए गई थी, और हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो गाँव कौन सा है। अब तो सबको पता है कि भाई पंचूर गाँव है और सब कुछ है। उस समय एग्जैक्टली लोगों को लोकेशन नहीं पता था। तो मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि अरे नहीं मिलेगा, मतलब कहाँ ही मिलेगा। अब रात को 3 बजे हम देहरादून से चले थे, उन्होंने कहा कि कहाँ ढूंढते ढूंढते चलेंगे, अब कोई किसी को पता थोड़ी चलेगा। मैंने कहा नहीं, आज हम यही करेंगे। आज हम निकलेंगे ऋषिकेश की साइड से, मतलब जो उनका गांव की तरफ है, और हम हर एक आदमी से पूछेंगे, जो हमको मिलेगा हम उस आदमी से पूछेंगे कि उनका घर का पता कहाँ है। मैंने कहा कोई ना कोई कभी ना कभी तो बता ही देगा। तो हमको पहली बारी में मिल गया। हम रास्ते में गुजर रहे थे, हमने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा उनका घर पंचूर में ना, आप यहाँ पर जाओगे वहां पर मिल जाएगा आपको, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने हमको बता दिया। तो वही है कि जो वो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो एक्चुअली में ट्रू होता है कि नहीं, मतलब आपको नहीं नहीं, दूसरे का नहीं नहीं सुनना है। जब आप उस काम को करोगे और आपका नहीं होगा, तब आपको लगेगा अच्छा नहीं होना था, अच्छा नहीं हुआ, तब कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे मतलब कुछ फंडे हैं कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया ना, कि दूसरे की नहीं से नहीं सुनना है, मत और जो डिसाइड कर लिया वो करना है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई मुझे। और वहाँ वेदर के बारे में बड़ा सुनते हैं, लंदन के वेदर के बारे में, तो मैंने तो कोई जैसे आपने मेरे मेरे मित्र हैं। हाँ। हम्म, आपने मेरे पीछे देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी यहाँ पर धूप आ गई, और अभी दोबारा थोड़ी देर बाद यहाँ पर बादल आ जाएंगे। तो लंदन का वेदर प्रिडिक्ट करना, मुझे लगता है कि मौसम विज्ञान भी नहीं कर सकता यहाँ पर लंदन का जो जिस तरीके का वेदर होता है। लेकिन मैं अपने जो मेरे भारतीय दर्शक हैं और मेरे पहाड़ी दर्शक हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, उनको मैं ज्यादा इस बारे में बात करके थोड़ा सा वो नहीं करूंगी, जलाऊंगी नहीं कि मैं स्वेटर जो है वो मैंने साइड में ही रखा हुआ था, मुझे लगा कि मैं स्वेटर पहन लूंगी लेकिन मैंने उतार दिया। मैंने कहा कि किसको ही ऐसा ना हो जाए, किसी को ऑफेंस लग जाए कि अरे देखो यहाँ पर हम गर्मी से हालत खराब हो रही है और उसे स्वेटर पहना हुआ है। मैंने वाकई में स्वेटर इसलिए नहीं पहना हुआ है कि मुझे लगा कि हम दोनों के दोनों एक जैसे लगे तो वहाँ पे सुना था कि धूप बहुत देर तक रहती है, क्या रहता है, कैसे लंदन के बारे में? हाँ, आजकल जो मैंने कहा ना समर टाइम जो होता है, अच्छा मेरे कुछ दर्शक जिनको नहीं भी पता होगा, उनको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते, हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। यूरोप में, और मतलब पूरे यूरोपियन जो यूनियन है, और अब तो उसका हिस्सा नहीं है यूके, लेकिन यहाँ पर दो समय होते हैं। एक समर टाइम होता है और एक विंटर टाइम होता है। तो समर टाइम जो होता है, उसमें आपके और हमारे बीच में जो समय का जो डिफरेंस है वो 4.5 घंटा होता है। और जब यही अक्टूबर का मौसम आ जाएगा, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, वो बदल जाएगा और 5.5 घंटा हो जाएगा। यानी कि क्लॉक जो है वो एक घंटा आगे बढ़ जाती है, पीछे हो जाती है। एक तो ये है। और दूसरा जो आपने कहा कि समय, सुबह अभी ये जो समर टाइम चल रहा है, तो इस समय सुबह हो जाती है करीबन 5 बजे, और रात को 10 या 11 बजे तक, मतलब मैक्सिमम 10-11 बजे तक शाम बिल्कुल वैसी ही रहती है। मतलब बिल्कुल शाम रहती है रात के 10-11 बजे तक भी। तो वही है कि आप एकदम आराम से घूमो। लेकिन ये तो आपने इसका पूछा, लेकिन जब सर्दियां आती है, तो वही जो धूप जो जिसके दर्शन अभी बड़े प्यारे प्यारे से इस समय हो रहे होते हैं,
वो आपको सबसे कम मिल रही होती है। 8 बजे जो होती है वो सुबह होती है और शाम के 3 या 4 बजे रात भी हो जाती है। ओह! लंबी रातें तो होती उसे हैं। इसे यहाँ पर विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप उजाला नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत लोगों को विंटर डिप्रेशन भी हो जाता है सर्दियों के मौसम में। अच्छा श्रेया, आप ब्रिटेन में है, लंदन में है, एक कामकाजी महिला के लिए वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, जैसे कैसा माहौल है? आपने तो भिन्न किस्म का माहौल देखा ही है यहाँ इंडिया में, तो वहाँ कैसा माहौल है कामकाजी जो महिला हैं जैसे आप हैं? मैं आपको ना एक एग्जांपल दूंगी। मुझे लगता है क्योंकि मैं चीजें ना बड़े एग्जांपल से समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी शायद एग्जांपल से समझे। जहां मैं अभी काम कर रही हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहां पर एक पोस्ट होती है एडजुडिकेटर की। तो एडजुडिकेटर क्या होते हैं कि जो रिकॉर्ड्स जो बनते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें जो आपको सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं, जो कि आपको, आपने देखा होगा कई बार एक एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक कोट पहने या स्कर्ट पहने या पैंट पहने हुए एक महिला या पुरुष जो होते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा रहे होते हैं, तो उनको एडजुडिकेटर कहते हैं। तो एक महिला है, वो जर्मनी में रहती है, और उनको कहीं वो अभी मैटरनिटी लीव से आई है, मतलब वो उनका बच्चा जो है वो 1 डेढ़ साल का होगा, तो उनको कहीं जाना था, मतलब किसी एडजुडिकेशन पे उनको जाना था। तो दो चीजें जो आपने कामकाजी महिलाओं के लिए बात बोली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कंपनी को बोला कि अब मैं काम के लिए आ सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज काम पे भेजिएगा। तो कंपनी ने तुरंत जो पहला ही मतलब उनके पास इवेंट आया, उस महिला को कंसीडर किया, क्योंकि अब ये मतलब हमको जो महिलाएं जिन्होंने बच्चे अभी मतलब पैदा किया है और वो काम के लिए आना चाहती है, मेन काम में आगे बढ़ना चाहती है, तो हमको इनको मौका मौका देना चाहिए, और पहला काम उन्हीं को दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको लगेगा कि चलो ये तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। दूसरा काम जो कंपनी ने किया वो ये कि जब महिला ने कहा कि मुझे, मतलब वैसे तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन मुझे अपना बच्चा अपने साथ रखना है क्योंकि मुझे उसकी याद आएगी। 2 दिन का काम था, सिर्फ 2 दिन का, ठीक है। उसने कहा मुझे उसकी याद आएगी, तो कंपनी ने उसके लिए नहीं, उसकी नैनी के लिए और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बिजनेस क्लास का टिकट भी किया जहां उसको भेजना था, और उसके होटल की व्यवस्था भी की। कंपनी का ये कहना था कि बच्चा या माँ दोनों अपने काम की वजह से अलग नहीं होने चाहिए। जब हम भेज सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम महिला को भेजेंगे ताकि वो अपने काम से मना ना करे, ताकि वो और प्रेरित हो काम करने के लिए। तो उन दोनों का मतलब नैनी का भी, बच्चे का भी, महिला का भी। तो आप इससे समझ पाएंगे शायद जो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर वर्क फोर्स में लाना महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट यहाँ पर कई कंपनीज हैं, सरकार है, जो कि जब महिलाओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद वो मतलब उसके बाद वो वर्कफोर्स में नहीं आ रही होती है 5-6 साल बच्चे को टेक केयर करने के लिए, उनके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है। उनके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है ताकि वर्क फोर्स में वो महिलाएं जिन्होंने 5-6 साल से काम छोड़ दिया है, उनको वर्क फोर्स में दोबारा लाया जा सके। दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो होती है नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपकी बकायदा काउंसलिंग होगी। आपको बकायदा आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी स्किल्स हैं, आपको क्या काम करना है, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, क्या आपको अपना बच्चा डे केयर में छोड़ना पड़ेगा, क्या आपको अपने बच्चे को मतलब जब तक आपका पार्टनर आपका बच्चा देख रहा है, तब तक आप कितने घंटे तक दे सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम ही करना है या मतलब हाइब्रिड करना है या ऑफिस जाना है। इस तरीके का मतलब यहाँ पर चीज़ों को मतलब दिया गया है, और जैसे आपने शुरुआत में ही कह कह दिया था कि मतलब इंसानों को बड़ी अहमियत दी जाती है, पर्सनल लाइफ को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इन 2 चीज़ों से, 2 एग्ज़ाम्पल से, या जो मैंने कहा ना कि वो एडजुडिकेटर जो है, उसके एग्ज़ाम्पल से मुझे लगता है कि आप समझ जाएँगे। मैं बहरहाल तो मैं ये मतलब मुझे लग रहा है कि श्रेया बोगना बहुत इंजॉय कर रही हैं लंदन को, मतलब ऐसा लग रहा है। हुँ, सर एन्जॉय तो नहीं, मैंने कहा ना कि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले या थोड़े महीनों पहले पूछते तो शायद मैं लंदन को गाली दे रही होती कि यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है, मौसम ऐसा खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत खराब है, जैसे कि मैं अभी भी बोलूँगी कि यहाँ का जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ हैं, एनएचएस जिसे कहते हैं, वो बहुत खराब है। उसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अगर आपको छोटी-मोटी बीमारी है, जैसे कि किसी को बुखार हो गया या किसी के पैर पे चोट लग गई या वो लग गया, तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत क्लिनिक्स होते हैं कि आप बगल के क्लिनिक में चले गए, आप किसी बगल के हॉस्पिटल में चले गए, यहाँ चले गए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट्स भी बहुत हफ्तों-हफ्तों में मिलता है, महीनों में मिलता है इनफैक्ट, और छोटी-छोटी बीमारियों के लिए तो यहाँ मिलता ही नहीं है। लेकिन इसका फ्लिप पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, जैसे कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया या आपकी किडनी खराब हो गई, तो सरकार उतनी ही तेज़ी के साथ आपके साथ काम करती है, आपके लिए काम करती है।
और मतलब इतना महँगा-महँगा जो आपका मतलब ये जो इतनी महँगी ट्रीटमेंट होती है, वो बहुत सस्ते में हो जाती है। एजुकेशन यहाँ पर फ्री है, पूरी की पूरी फ्री है। मतलब आपकी 12th जैसे हमारे 12th होता है यहाँ पर हाई स्कूल उसे कहते हैं, तो वहाँ पर तक पूरी की पूरी फ्री होती है। हाँ, तो श्रेया बोगड़ा क्या यहाँ की जो टीवी इंडस्ट्री है, टीवी न्यूज़ वाला था जो जो हिस्सा आपके जीवन का है, जिसने आपको एक नया मतलब जैसा भी एक्सपीरियंस था वो दिया, क्या उसको कहीं किसी जगह मिस करती हैं या नहीं करती हैं, या हो गई ये लो अपनी लकोटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो टाइप? ये ये बहुत बढ़िया था। नहीं, मुझे मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब टीवी मीडिया को किसी सेक्शन के द्वारा जब गोदी मीडिया बोलना शुरू किया था, मैं उससे बहुत पहले निकल गई थी। तो इस बात का मुझे खुशी होती है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो 2019 तक ही थी मैं 2019 तक ही थी मैं, उसके बाद नहीं थी। तो मतलब मुझे मत बोलना तुम गोदी मीडिया। तो इस बात की खुशी होती है। मिस अगर आप बोलेंगे तो नहीं, मिस कुछ नहीं नहीं। करती हूँ क्योंकि जो लोग नहीं जानते होंगे और पता नहीं मैं मतलब आप इसे एडिट करेंगे या नहीं करेंगे, रखेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन टीवी इंडस्ट्री के साथ जो मेंटल प्रेशर आता है, वो हर बार जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं या लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं या फिर मतलब किसी कंपनी को कोई खरीद लेता है और जिस तरीके का वो होता है ना हायरिंग फायरिंग का जो वो दौर चलता है और लोग इतना परेशान होते हैं। मेरे कलीग्स हैं जिनको मैं जानती हूँ अलग-अलग मतलब चैनल्स में काम करते हैं और जब वो परेशान होते हैं, जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं या वो छोटी-छोटी बातों में ये करते हैं कि मेरा लाइव था, कोई सीनियर आ गया, उसने वो मेरा लाइव ले लिया या मेरी खबर को उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, नहीं, लोगों को पता भी नहीं है कि मेंटल पीस होता क्या है, जो इस वक़्त मेरे अंदर है। कह लो कि मैं गायब हूँ, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊँगी, कोई बात नहीं। पर पर मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक हूँ, मतलब मैं जहाँ हूँ मैं वो खुश हूँ, लेकिन वही है कि नेवर से नेवर मतलब आप हमेशा एक वो रखते हैं ना कि कभी कोई स्वर्ण काल आएगा या मतलब इवोल्यूशन होगा कि एक चीज़ ध्वस्त होके जब हो सकता है कि टीवी इंडस्ट्री भी फीनिक्स हो अपनी राख से दोबारा अगर उठेगा, तो क्या पता यू नेवर नो। मुझे लगता है कि कई लोगों को इंस्पायर करेगी ये बातचीत, और मेरा मकसद यही था बात करने का बेसिकली, क्योंकि आप एक छोटे से जगह से और वहाँ पहुँची हैं। तो श्रेया बोगड़ा, आपको जीवन की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। श्रेया बोगड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।